बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस लेक्चर में हम डीएनए रेप्लिकेशन के मैकेनिज्म को डिस्कस कर रहे थे। हमने इनिशिएशन को देख लिया था और हम अब इलोंगेशन की तरफ जाएंगे, जिसे आप एक्सटेंशन भी कहते हैं। तो अब याद रख लें आप, ये हमारे पास जो है क्या कहला रहा होगा, एक्सटेंशन या डीएनए पॉलीमराइजेशन। सेकेंड स्टेप देखिए, ये एक डीएनए डबल हेलिक्स बना हुआ है जिसमें ऊपर वाला जो प्राइम है वो आपको 3 to 5 मिल रहा है और नीचे वाला 5 to 3 है। इट मींस डीएनए के दोनों हेलिक्स एंटी पैरेलल टू ईच अदर होते हैं। खैर बेटा, मेरी बात को आपने बहुत फोकस के साथ सुनना है ताकि आपको ये मैकेनिज्म समझ आ जाए। मैं बहुत क्लियर वर्ड्स बोलूंगा और आपने उनकी क्लैरिटी को पिक करना है। देखें, सबसे पहले मैं आपको ये बात बताने लगा हूं कि आप जो है वो पहले ऊपर वाले स्टैंड जो है उसके ऊपर रेप्लिकेशन को पढ़ेंगे और फिर आप नीचे वाले स्टैंड पर डीएनए की रेप्लिकेशन को पढ़ेंगे। डीएनए जो है आपने देखा कि सबसे पहले डीएनए गायरेज एक एंजाइम आता है, वो जो है वो अनकॉइलिंग कर देता है। और फिर आपने देखा कि एक डीएनए हेलिकेज नाम का एंजाइम आता है और वो इसको अनजिप कर देता है। अब जब ये अनजिपिंग हो जाएगी, जैसा कि आपको यहाँ पर नजर भी आ रहा है कि अनजिपिंग हो चुकी है, तो रेप्लिकेशन को स्टार्ट करना है हमने। ठीक है, तो रेप्लिकेशन जो है वो सबसे पहले स्टार्ट होगी। मैं मार्क कर देता हूं कि सबसे पहले जो है वो हम किसके ऊपर रेप्लिकेशन, किस स्टैंड के ऊपर रेप्लिकेशन को स्टार्ट करेंगे। ये जी, ये जो आपको स्टैंड नजर आ रहा है, ये वाला, लेट सपोज ये 3 to 5 प्राइम, ये जी, इस स्ट्रैंड के ऊपर डीएनए की रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी। ठीक है, और ये हमारे पास जो है वो, इसको हम देखते हैं। देखें, जब ये अनजिपिंग हो गई है, ये स्टैंड भी अनजिप, ये दोनों एक दूसरे से अनजिप हो गए, तो एक पॉइंट ऐसा है जहां पर अभी जिपिंग हुई हुई है, ये वाला पॉइंट, और इससे पीछे पीछे जो है वो आपको नजर आ रहा है कि अनजिपिंग हो गई है। तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेटिंग फॉक कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेटिंग फॉक। तो रेप्लिकेटिंग फॉक कौन सा पॉइंट होगा, रेप्लिकेटिंग फॉक वो पॉइंट होगा जहां पर अभी जिपिंग है और उससे पीछे पीछे अनजिपिंग हो चुकी है। डन हो गया जी। अब नोटिस कीजिएगा, देखें, जो मेन काम है डीएनए पॉलीमराइजेशन का, वो किसने करना है, डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम ने, जो मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम था। लेकिन वो बहुत डरपोक एंजाइम है, वो इनिशिएट नहीं कर सकता। तो इनिशिएशन के लिए जो प्राइमेज एंजाइम था, वो एक प्राइमर बनाता है 10 से 20 आरएनए के न्यूक्लियोटाइड की एक चेन, और उसको यहां पर जो है वो लगा दिया जाता है, यहां पर। ठीक है, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होनी है, और फिर आकर कौन अटैच करेगा, फिर आके डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो बाइंड करेगा इसके साथ। लेट सपोज आप ये बना लें डीएनए पॉलीमरेज 3, और फिर डीएनए पॉलीमरेज 3 इस स्ट्रैंड के ऊपर रन करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब जब ये रन करेगा, आगे से जो है वो अनजिपिंग होती जाएगी और पीछे पीछे ये रन करता जाएगा, और ओल्ड स्ट्रैंड जो है, ये वाला स्ट्रैंड, ओल्ड स्ट्रैंड, इसके सामने जो है वो डीएनए के नए न्यूक्लियोटाइड को जोड़कर नया स्ट्रैंड बना दिया जाएगा। आगे आगे अनजिपिंग होती रहेगी, पीछे पीछे ये मूव करता रहेगा टिल द लास्ट पॉइंट। जो है ये रेप्लिकेशन चलती रहेगी एक कॉन्टिन्यूस पैटर्न में। और जो न्यू फॉर्मिंग स्ट्रैंड है, नया बनने वाला, देखें जो हमारे पास पुराना स्ट्रैंड था उसमें डायरेक्शन क्या थी, ये ओल्ड स्टैंड था, जिसमें आपने देखा कि एक एक टर्मिनल 3 प्राइम था, दूसरा 5 प्राइम था। मैंने यहाँ पर मार्क भी किया हुआ, एक 3 और दूसरा 5 प्राइम। तो इसके सामने जब हम नया स्टैंड बनाएंगे तो उसका एक टर्मिनल 5 प्राइम पे होगा, दूसरा टर्मिनल 3 प्राइम पे होगा। तो इलोंगेशन जो होती है वो 5 to 3 डायरेक्शन के अंदर होती है। वो किस डायरेक्शन में होती है जी, 5 to 3 डायरेक्शन। ग्रोइंग स्ट्रैंड मूव करता है किस डायरेक्शन में, 5 to 3 डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि 3 एंड जो है उसके ऊपर OH ग्रुप लगा होता है, और ये रिएक्टिव OH है, इसी के साथ नए न्यूक्लियोटाइड्स आके जुड़ रहे होते हैं। तो इस तरह से हमारे पास
ये वाला जो स्ट्रैंड आपने अभी देखा, जो बेसिकली 3 प्राइम से 5 प्राइम वाली साइड पर है डीएनए का, इसके ऊपर जो रेप्लिकेशन हो रही है वो कॉन्टिन्यूस हो रही है, और ऐसी रेप्लिकेशन, ऐसे डीएनए के स्ट्रैंड को हम लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। तो लीडिंग स्ट्रैंड बताएं कौन सा होगा? वो डीएनए का स्ट्रैंड जिसके ऊपर डीएनए की जो रेप्लिकेशन है वो कॉन्टिन्यूस होगी। यही हमने लिखा है, the strand of DNA on which replication moves toward the replicating fork, और यहाँ पे रेप्लिकेशन कॉन्टिन्यूस पैटर्न के अंदर चल रही होगी। अब बात करेंगे लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर। देखिए जो हमारे पास लैगिंग स्ट्रैंड है, ठीक है, लैगिंग स्ट्रैंड, इसके ऊपर जो रेप्लिकेशन होती है वो डिसकॉन्टिन्यूस होती है। वो किस तरह की होती है जी? डिसकॉन्टिन्यूस होती है, और इन द फॉर्म ऑफ ओकाज़की फ्रेगमेंट्स होती है। ठीक है, तो ओकाज़की फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं और डिसकॉन्टिन्यूस पैटर्न का क्या मतलब है, अभी हम देखेंगे। बेटा मेरी बात को आपने बहुत अच्छे से समझना है। अब मैं आपको बात समझाने लगा हूँ। देखें यहां पर जो है वो रेप्लिकेटिंग फॉर्क है, यहां पर रेप्लिकेटिंग फॉर्क है ये, ठीक है। यहाँ पर अभी अनजिपिंग हुई हुई है, ये सारा अनजिपिंग हुई हुई है, ठीक है, इसको प्लीज इग्नोर कीजिएगा। अच्छा, एक स्टैंड हमारे पास जो है, मैं यहाँ पैरेलल बना देता हूँ, ये जी एक स्टैंड है बेसिकली, आप कह लें कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये जी 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और दूसरा है जी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये पेरेंट स्ट्रैंड है डीएनए का, जिसके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्ड्स पाए जा रहे हैं। ये हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, ठीक है। लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर डिसकॉन्टिन्यूस रेप्लिकेशन को पढ़ने लगे हम। तो अब क्या हुआ कि ये हमारे पास जो है वो क्या हुआ जी, अनजिपिंग हो गई। मैं कहता हूं कि ये अनजिपिंग हो गई, ये जी अनजिपिंग हो गई, ठीक है। ऊपर वाला स्ट्रैंड था 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और नीचे वाला स्ट्रैंड है जी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये जी यहाँ पर जो है वो हुई हुई है रेप्लिकेशन, एक जिपिंग हुई हुई है। अब जो हमारे पास नीचे वाला स्ट्रैंड है, ये वाला, इसको प्लीज बॉदर कीजिएगा। मैंने आपको बताया कि डीएनए पॉलीमरेज डायरेक्ट आके नहीं जुड़ सकता है, ये बड़ा डरपोक एंजाइम है, तो सबसे पहले प्राइमेज को लगाया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आके कौन अटैच होगा, उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज। अब डीएनए पॉलीमरेज 3 इस डायरेक्शन में रन करेगा, और इसके सामने हमारे पास जो है वो क्या होगा जी, कि यहाँ पर जो है वो डीएनए का नया स्ट्रैंड बना दिया जाएगा, ठीक है। ये जी डीएनए का नया स्ट्रैंड बना दिया जाएगा, और ये बेसिकली जो है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही बन रहा है, ठीक हो गया जी। अब क्या हुआ जी कि इतनी देर में आगे से अनजिपिंग और हो गई। अब ये हमारे पास ये वाले बॉन्ड जो थे हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी ब्रेक हो गए। अगली पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने देखना है। अब जिप आपको बड़ी हो, अनजिपिंग जो है वो बड़ी लग रही है। इसमें यहाँ पर आपका जो है वो प्राइमर लगा हुआ था पुराने वाला, ठीक है, और ये हमारे पास जो है वो बन चुका था स्टैंड, ठीक है। अब यही प्राइमर, ये वाला जो प्राइमर है बेसिकली यही जंप करके पीछे चले जाता है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि जिपिंग जो है वो आगे तक चली गई है। ये हमारे पास जो है यहाँ जी ये जिपिंग थोड़ी आगे चली गई है, स्ट्रैंड और अनजिप हो गया है, तो प्राइमर पीछे जंप कर गया है जी, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो प्राइमर पीछे जंप कर गया, ठीक है। अब जो है वो कौन आके ये प्राइमर यहाँ पे जंप कर गया, ये जी प्राइमर यहाँ से यहाँ पर जंप कर गया, और अब कौन आएगा, अब आएगा वही डीएनए पॉलीमरेज जंप करके पीछे जाएगा और इस डायरेक्शन में मूव करेगा, और एक और सेगमेंट जो है वो बना लिया जाएगा किसका, डीएनए का, ठीक है। तो ये बेसिकली स्टैंड जो था हमारे पास ये 5 टू 3 था डीएनए का, और इसके ऊपर जो रेप्लिकेशन होगी वो डेफिनेटली वो इस डायरेक्शन में चलेगी, ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो फिर जितना सेगमेंट जो है उसको अनजिप किया हुआ होगा उसको पहले जो है वो रेप्लिकेट कर दिया जाएगा, फिर और अनजिप किया जाएगा, फिर उसको रेप्लिकेट किया जाएगा, फिर और अनजिप किया जाएगा, फिर उसको रेप्लिकेट किया जाएगा। तो ऐसे बेटा
सेगमेंट्स की फॉर्म में जो है एक सेगमेंट बनाया, दूसरा सेगमेंट बनाया, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास जो है वो सेगमेंट्स की फॉर्म में हम कहते हैं कि डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। किसके ऊपर? एक सेगमेंट बना लिया, दूसरा बना लिया, किस स्ट्रैंड के ऊपर? लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर। और इसे फिर हम क्या कहते हैं? ये डिसकॉन्टिन्यूस जो है वो डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। और इसके ऊपर जो स्ट्रैंड्स बनते हैं उन्हें आप क्या कहेंगे? ओकाज़की फ्रेगमेंट्स। मैं यहाँ पर जो है वो थोड़ा रेज करके ओकाज़की फ्रेगमेंट्स दिखा देता हूँ आपको। इन्हें हम क्या नाम देंगे? इन्हें हम ओकाज़की फ्रेगमेंट्स कह रहे होंगे। ये जी ओकाज़की फ्रेगमेंट, ठीक है। और अब ओकाज़की फ्रेगमेंट्स की अगर आप लेंथ देख लें, ये जी साइज ऑफ ओकाज़की फ्रेगमेंट, ये एक जापानीज साइंटिस्ट था, उसके नाम पर ये ओकाज़की उसका नाम था, उसी के नाम पे इन फ्रेगमेंट्स को रखा गया। प्रोकैरियोटिक सेल की अगर आप बात कर लें तो इनके अंदर आपको जो है ओकाज़की फ्रेगमेंट्स की जो लेंथ है वो मिलेगी 1000 टू 2000 न्यूक्लियोटाइड एक फ्रेगमेंट की। और यूकैरियोटिक सेल में आपको मिलेगी 100 टू 200 न्यूक्लियोटाइड्स। डन हो गया जी। तो अब ये भी बात याद रख लें कि जब रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाती है तो डीएनए पॉलीमरेज 3 वो एंजाइम है जो प्रूफ रीडिंग करता है, यानी अगर कोई बेस पेयर गलत लगी हो तो उसको फिर सही कर दिया जाता है। तो ये हमारे पास जो है वो इलॉन्गेशन प्रोसेस है। होप सो कि आपको समझ आया हो। हम टर्मिनेशन को देखेंगे। टर्मिनेशन होता है जी प्रोसेस का स्टॉप हो जाना, डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस का स्टॉप हो जाना। तो बेटा देखें आप जरा, ये हमारे पास टर्मिनेशन है जी, रुक जाना। टर्मिनेशन जब होगी तो क्या किया जाएगा कि आरएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स थे जो किसके पास थे, बेसिकली वो प्राइमर के पास थे, उनको उतारा जाएगा और उनकी जगह पर क्या लगा दिया जाएगा? डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स लगा दिए जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा क्या किया जाएगा? जो ओकाज़की फ्रेगमेंट्स हैं उनको एक दूसरे के साथ ज्वाइन करवा दिया जाएगा ताकि जो है वो कॉन्टिन्यूस डीएनए का स्ट्रैंड बन जाए। और ये काम कौन करता है? ये काम डीएनए लाइगेज कर रहा होता है, ठीक हो गया जी। ये काम डीएनए लाइगेज कर रहा होता है। और इस दौरान क्या होता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स जो हैं न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान में उन्हें बना दिया जाता है। दैट्स ऑल अबाउट द डीएनए रेप्लिकेशन मैकेनिज्म। होप सो कि आपको समझ आई हो। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।